एक ज़माने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत रियासत थी। उस रियासत के घने जंगलों में एक गांव था, जहां राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब मरने के दिन करीब हैं, इसलिए अपने बेटे अर्जुन को कुछ ज़रूरी बातें बता देनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। एक दिन राजू ने अपने बेटे अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटे अर्जुन, तुम्हें मालूम है कि जंगल के मशरकी किनारे पर पीपल का एक बहुत बड़ा दरख्त है। मैंने आज तक उस दरख्त को कभी नहीं काटा। कल से तुम अकेले ही लकड़ियां काटने जाया करोगे, क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन बेटे, ख्याल रखना, तुम भी उस पीपल के दरख्त को कभी हाथ मत लगाना। जंगल में से जो चाहो काट लेना, मगर उस पीपल को कभी ना काटना। ये बात कहकर बूढ़े राजू ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। इस बात को कई महीने गुजर गए। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने उस पीपल के दरख्त को गौर से देखा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। ये तो बाकी दरख्तों जैसा ही दिखाई देता है, फिर उसे क्यों ना काटा जाए। ये सोचकर अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पीपल के तने पर मारी। अचानक एक अजीब बात हुई। दरख्त अपनी जगह से खसक कर थोड़ा दूर हट गया। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा तो दरख्त और पीछे हट गया। अब तो अर्जुन बहुत हैरान हुआ। उसने दरख्त की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और दरख्त भी उससे भी तेज दौड़ने लगा। अर्जुन थककर वापस उसी जगह आ गया जहां से चला था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और अपने घोड़े पर बैठकर घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रात हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपने घोड़े को रोका और फैसला किया कि रात यहीं गुजारेगा। उसने घोड़े को एक दरख्त से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर एक मोटी डाल पर बैठ गया। जैसे ही सुबह हुई, अर्जुन दरख्त से नीचे उतरा, लेकिन ये क्या, जहां रात को घोड़ा बंधा था वहां सिर्फ हड्डियों का ढेर पड़ा था और कुछ कदम के फासले पर वही पीपल का दरख्त खड़ा था। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, अब मैं पैदल ही तुम्हारा पीछा करूंगा। पीपल का दरख्त और अर्जुन दोनों आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों, घाटियों और मैदानों से गुजरते रहे। शाम हो गई और दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। ये रात भी अर्जुन ने एक दरख्त पर गुजारी। अगले दिन फिर से अर्जुन पीपल के दरख्त के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया, जिससे अर्जुन पीपल के दरख्त को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक बड़ा सांप और एक खूबसूरत हरण आ गए। सांप और हरण आपस में लड़ रहे थे। सांप हरण को निगलने की कोशिश कर रहा था, मगर हरण के लंबे लंबे सींग बीच में आ रहे थे और हरण सांप के मुंह में फंस गया था। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो हैरत से वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब हरण ने अर्जुन को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए सांप को मार दो, जब तक जियूंगा तुम्हारा एहसान मानूंगा, ज़रा उसके सींग तो काट दो। सांप ने भी अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बगैर कुछ सोचे समझे अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हिरन के सींगों पर मारी। दोनों सींग कटकर दूर जा गिरे। सांप ने पूरे हिरन को अपने पेट में उतार लिया। अब सांप ने आराम से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें उस मदद के बदले बहुत सारी दौलत दूंगा। ये कहकर सांप अर्जुन के साथ साथ चलने लगा। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक झील आ गई। सांप ने कहा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जरा नहाकर ताज़ा हो लूँ, अगर कुछ अजीब हो तो डरना मत। ये कहकर सांप पानी में कूद गया। उसी लम्हे तेज आंधी चलने लगी। चीखती चलाती हुआ के साथ बारिश भी होने लगी। बजली उस जोर से चमकती कि लगता आसमान फट जाएगा। काले काले बादल एक दूसरे से टकराकर जोरदार गर्ज पैदा कर रहे थे। जब तक सांप पानी में नहाता रहा, ये सब होता रहा। जैसे ही वो पानी से बाहर आया, तूफान थम गया और हर तरफ सुकून छा गया। सांप ने अर्जुन को बताया, नहाकर मेरी थकन दूर हो गई है, अब हमारा सफ़र आराम से कटेगा। दोनों फिर चलने लगे। रास्ते के दोनों तरफ तरह तरह के खूबसूरत फूल खुले थे। कभी उन्हें तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते वो आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें एक घर नजर आया। सांप ने अर्जुन को बताया, ये मेरी माँ का घर है, हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी माँ को मालूम होगा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो वो खुश होकर तुम्हें मज़ेदार खाना खिलाएगी। अर्जुन ने कहा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सांप ने उसे समझाते हुए कहा, खबरदार, कुछ मत खाना, बल्कि मेरी माँ से कहना कि मुझे आम के दरख्त पर लटका हुआ छोटा सा आईना दे दें। बातें करते करते वो घर के अंदर पहुंच गए। सांप ने दरवाज़ा खटखटाया। सांप की माँ ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। बेटे का हाल चाल पूछने के बाद उसने पूछा कि उसके साथ ये अजनबी कौन है। सांप ने जवाब दिया, माँ जी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन है, उसने मेरी जान बचाई है।
तो बेटा उसे अंदर ले आओ, दूध और अच्छा खाना खिलाकर उसकी खातिर करो, माँ ने कहा। अर्जुन घर के अंदर तो चला गया, मगर उसने खाने से इनकार कर दिया और बहाना बनाया कि उसे भूख नहीं है। मगर माँ बोली, बेटा तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ खाए पिए बगैर कैसे जाने दूं? अच्छा, कुछ खाते नहीं तो कोई तोहफा ही ले जाओ। अर्जुन ने झुझकते हुए कहा, आपके पास एक चीज़ है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरा सफ़र अच्छा गुजरेगा। माँ ने कहा, बेटा नाम तो लो, मैं फ़ौरन दे दूंगी। अर्जुन बोला, वो जो सामने आम के दरख्त पर आईना लटक रहा है वो मुझे दे दीजिए। माँ ने कहा, बड़ी सादा सी चीज़ मांगते हो, अजीब पसंद है तुम्हारी, मगर क्या करूँ, यही सादा सा आईना मेरे काम आएगा। ये कहकर माँ ने आईना उतार कर अर्जुन को दे दिया। सांप और उसकी माँ से इजाज़त लेकर अर्जुन फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ा। चलते चलते उसे अचानक ख्याल आया कि सांप ने अपनी माँ से मुझे आईना क्यों दिलवाया, ज़रूर उसके पीछे कोई मकसद होगा। ये सोचकर उसने जेब से आईना निकाला। उसने अपनी पीठ अच्छी तरह देखी, फिर अलट पलट कर उसमें अपना चेहरा देखने लगा, मगर आईने में उसे अपने चेहरे के बजाय एक परी नजर आई। उस परी ने बड़े अदब से झुककर कहा, क्या हुक्म है राजकुमार? इस अजीब वाक़ये ने अर्जुन के होश उड़ा दिए। वो एक लम्हे तक साकित खड़ा रहा। बहुत देर बाद वो समझा कि परी उससे हुक्म मांग रही है। उस वक्त अर्जुन को जोर की भूख लगी थी। उसने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। बस अल्फाज निकलते ही अर्जुन के सामने एक दस्तरख्वान बिछ गया जिस पर तरह तरह के खाने रखे थे। परी गायब हो गई। खाना इतना लजीज था कि अर्जुन सोच भी नहीं सकता था। उसने दिल ही दिल में कहा, तो आईने का यह मतलब है, यकीनन ये जादू का आईना है। उसने फिर आईना निकाला और झांका। परी हाजिर हो गई और बोली, क्या हुक्म है राजकुमार? अब अर्जुन को कुछ समझ न आ रहा था कि क्या मांगे। अचानक उसे ख्याल आया कि जब राजकुमार की तरह खिदमत हो रही है तो महल भी होना चाहिए। उसने जोर से कहा, मेरा महल कहाँ है? पलक झपकते ही वो एक शानदार महल के मरकजी दरवाजे पर खड़ा था। वो राजाओं की तरह चलता हुआ अंदर गया। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे थे और दरवाजों पर भारी पर्दे लटक रहे थे। अर्जुन आईने की करामतें देखकर हैरान रह गया। उसने दिल में कहा कि इस महल में रहने के लिए मेरी बीवी का होना भी ज़रूरी है, और अगर वो राजा की बेटी हो तो क्या ही बात हो। ये ख्याल आते ही उसने आईने में झांका। परी हाजिर हुई और पूछा, क्या हुक्म है हुजूर? अर्जुन ने फौरन कहा, राजा की बेटी को यहाँ ले आओ। अगले ही लम्हे राजकुमारी कमला उसके पास बैठी थी। अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसी दिन उसने उससे शादी कर ली। राजकुमारी कमला के अचानक गायब हो जाने से शाही महल में कहराम मच गया। नौकरों ने महल का कोना कोना छान मारा, मगर राजकुमारी का कहीं पता न चला। आखिरकार राजा ने हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया जाए कि जो शख्स राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे मन्ना मानगा इनाम दिया जाएगा। राजकुमारी के मिलने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि एक दिन मालिनी नाम की एक बूढ़ी औरत महल में आई। उसने कहा कि वो राजकुमारी के बारे में राजा से बात करना चाहती है। मालिनी को फ़ौरन राजा के सामने पेश किया गया। उसने कहा, महाराज, आपके मुल्क में राजकुमारी का कहीं सराग नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि वो किसी ऐसे मुल्क में चली गई है जो 7 समंदरों पार है, या शायद ऐसी जगह जहाँ के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। राजा ने बेचैनी से पूछा, तुम्हारी क्या तदबीर है? मालिनी ने कहा, सबसे पहले लकड़ी का एक संदूक बनवाएं, फिर उस पर जिस्त की चादरें लगवाएं। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसमें बैठ भी सकूं और लेट भी सकूं, और मेरे साथ 9 दिन की खुराक भी रखी जा सके। जब मैं इसमें बैठ जाऊं तो उसका ढक्कन मजबूती से बंद करके खुले समंदर में फेंक दिया जाए। राजा को जहां जरा सी भी उम्मीद नजर आती वो खुश हो जाता। उसने फौरन संदूक तैयार करने का हुक्म दिया। मालिनी को संदूक में बैठाकर 9 दिन की खुराक रख दी गई। फिर ढक्कन अच्छी तरह बंद करके संदूक समंदर में फेंक दिया गया। समंदर की लहरें जल्द ही संदूक को खुले पानी में ले गईं। संदूक दिन रात लहरों पर डोलता रहा। आखिर एक दिन सुबह के वक्त समंदर के किनारे मुछीरे जाल डाल रहे थे कि उनकी नज़र उस संदूक पर पड़ी। ये साहिल उस मुल्क का था जहां अर्जुन का महल था। मुछीरे रस्सियों की मदद से उस भारी संदूक को किनारे तक खींच लाए। सबको संदूक खोलने का शौक था। जैसे ही ढक्कन उठाया गया, अंदर मालिनी बैठी हुई थी। मालिनी ने अपनी बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके 2 बड़े बेटों ने उसे संदूक में बंद करके समंदर में बहा दिया ताकि बूढ़ी माँ से जान छूट जाए। वो अपनी कहानी सुनाती जाती और साथ साथ रोती भी जाती। मुछीरे उसके हाल पर रहम खा गए। मालिनी ने कहा कि उसे राजा के पास ले चलें। अगर वो नेक दिल हुआ तो ज़रूर उसकी मदद करेगा। मुछीरे मालिनी को अर्जुन के महल ले गए।
वहां पहुंचकर उसने राजा से मिलने की इजाज़त मांगी, मगर उसे राजा के बजाय रानी के पास ले जाया गया। ये रानी दरअसल वही राजकुमारी कमला थी जिसकी तलाश में मालिनी वहां तक पहुंची थी। मालिनी ने उसे पहली ही नज़र में पहचान लिया। उसने रानी कमला को भी वही दर्द भरी कहानी सुनाई जो वो माही गिरों को सुना चुकी थी। फिर उसने रानी से दरख्वास्त की कि उसे महल में सर छुपाने की जगह दे दी जाए, वो उसकी खिदमत करेगी। रानी कमला ने अपने शौहर अर्जुन से बात की और जब वो राज़ी हो गया तो मालिनी को अपने पास रख लिया। मालिनी महल में रहने लगी। 1 महीना गुजर गया। मालिनी को कोई काम नहीं करना पड़ता था। महल का कोई नौकर भी काम नहीं करता था। सारे काम खुद ब खुद हो जाते थे। महल का हर हिस्सा साफ सुथरा और चमकता रहता था। खाने का वक्त आता तो लजीज खाने खुद ही आ जाते। जब अर्जुन घर में नहीं होता तो मालिनी रानी कमला के साथ घंटों बातें करती। वो रानी से क्रीद क्रीद कर पूछती कि घर का काम कौन करता है, बाजार से सामान कौन लाता है, बर्तन कौन साफ करता है और खाना कौन पकाता है। मालिनी किसी न किसी तरह रानी से ये राज अगलवाना चाहती थी, मगर इन बातों का इल्म रानी कमला को खुद भी नहीं था। जादू के आईने के बारे में उसे कोई खबर न थी। वो यही जवाब देती कि मेरे शौहर इन बातों के बारे में जानते हैं, मुझे मालूम नहीं। मालिनी चालाकी से कहती, रानी जी, आप उनकी बीवी हैं, वो आपको नहीं बताते कि घर का काम कौन करता है। मैं हैरान हूँ कि आप कैसी बीवी हैं और वो आपसे कैसा प्यार करते हैं जो ये राज आपसे छिपाते हैं। ये राज जानना आपका हक है। मालिनी हर वक्त इसी तरह की बातें उसे समझाती रहती। रानी कमला सादा दिल थी। वो मालिनी की बातों में आ गई और बेचैन रहने लगी। एक रात मौके पाकर उसने अपने शौहर से पूछा, क्या मुझे भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि महल के इतने सारे काम कौन करता है? आप अच्छे शौहर हैं, फिर भी दिल की बात बीवी को नहीं बताते। अर्जुन ने अपनी बीवी की बात टालने के बजाय खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में सब कुछ बता दिया। रानी कमला ने आईना हाथ में ले लिया। दिल बहलाने के लिए जब वो उसमें झांकती तो परी हाजिर हो जाती और पूछती, हुक्म दीजिए रानी साहबा। राजकुमारी दिल लगाने के लिए परी को इधर उधर भेजती और खुश होती। अगले दिन जब अर्जुन हस्बे मामूल घूमने फिरने चला गया और मालिनी रानी कमला के पास आ बैठी तो रानी ने उसे जादू के आईने का पूरा किस्सा सुना दिया। मालिनी ने चालाकी से ये भी पूछ लिया कि आईना कहाँ रखा जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मौका पाते ही मालिनी ने जादू का आईना चरा लिया और परी को बुला लिया। परी ने हाजिर होते ही पूछा, क्या हुक्म है बुजुर्ग खातून? मालिनी ने फौरन कहा, मुझे और राजकुमारी को बादशाह के महल में वापस पहुंचा दो। एक ही पल में दोनों बादशाह के महल में पहुंच गईं। मालिनी ने दोबारा आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया कि जादू के महल को राख का ढेर बना दिया जाए। इसी लम्हे अर्जुन का जादुई महल राख का ढेर बन गया। अर्जुन इस वक्त बाहर गया हुआ था। दोपहर को वापस आया तो न महल था और न राजकुमारी कमला, बस राख का एक ढेर था। वो सिर पकड़ कर बैठ गया, अब क्या करे? राजकुमारी कमला ने अपने वालिद के महल जाने से पहले जादुई महल की बली रानी के सामने कुचे गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया था। जब महल जला तो बली रानी किसी तरह बच गई। अब वो गोश्त के इस टुकड़े को ढूंढती फिर रही थी। अर्जुन भी बली रानी के साथ वो टुकड़ा तलाश करने लगा। जल्द ही वो टुकड़ा मिल गया। अर्जुन ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बली रानी के सामने रख दिया और दूसरा अपनी जेब में डाल लिया। अब यही टुकड़ा राजकुमारी कमला की निशानी बन गया। वो उसे जेब में रखकर राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। वो मुसलसल चलता रहा। पहाड़ और मैदान, नदियाँ और नाले, दरिया और समंदर, उसके इरादे के सामने कोई रुकावट न ठहर सकी। आखिरकार एक दिन वो उस मुल्क में पहुंच गया जहां का बादशाह राजकुमारी कमला का वालिद था। अर्जुन सीधा शाही महल गया और शाही बावर्ची खाने में नौकरी की दरख्वास्त की। इत्तेफाक से वहां बर्तन धोने के लिए एक मददगार की ज़रूरत थी। यूं अर्जुन का काम बन गया। अब वो किसी न किसी तरह राजकुमारी कमला से मिलने का मौका ढूंढने लगा। उसे खबर मिल चुकी थी कि राजकुमारी महल वापस आ गई है। एक दिन अचानक शाही बावर्ची खाने का बूढ़ा बावर्ची वक्रम बीमार हो गया। अर्जुन ने कहा, बड़े भाई आप बस देखते रहिए, मैं सारा खाना बनाकर थालियों में सजा दूंगा। वक्रम राजी हो गया। अर्जुन ने उसकी बताई हुई तरकीब के मुताबिक खाना तैयार किया और राजकुमारी की थाली में वही गोश्त का छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जो वो जादुई महल से लाया था। राजकुमारी कमला भी अपने शौहर से जुदाई के बायस बहुत बेचैन और उदास थी। वक्त गुजरने के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। जब उसने अपनी थाली में वही गोश्त का टुकड़ा देखा तो पहले परेशान हुई, फिर उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसे फौरन ख्याल आया कि उसका शौहर इसी महल में मौजूद है। राजकुमारी ने बावर्ची को बुलाया, खाने की बहुत तारीफ की और पूछा, क्या बावर्ची खाने में कोई नया आदमी रखा गया है?
वकरम ने हाथ जोड़कर कहा, राजा कुमारी जी, मैं बूढ़ा और बीमार हूँ। आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने अपने नौजवान मददगार से खाना बनवाया। राजकुमारी ने कहा, आप आराम करें, मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज दीजिए। तवील जदाई के बाद जब मियाँ बीवी दोबारा मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। दोनों ने एक दूसरे को सारी दास्तान सुनाई और फिर मशूरा किया कि किसी तरह जादू का आईना वापस हासिल करना चाहिए। मगर आईना मालिनी के कब्जे में था। उसने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया और फौरन परी को बुलाकर हुक्म दिया कि अर्जुन को उसके जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही लम्हे अर्जुन राख के ढेर पर बैठा था। उसके साथ बली रानी थी। अब बली रानी की कहानी सुने। अर्जुन के ना होने में वो भूख से मजबूर होकर चूहे खाने लगी थी। यूं चूहों के बादशाह चीकू की फौज खत्म होने लगी। चीकू इंसाफ के लिए अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने अपनी सारी कहानी सुना दी। चीकू ने कहा, आप अपनी बल्ली को रोक लें, मैं अपने सिपाहियों को भेजकर जादू का आईना मंगवा लूंगा। चीकू ने एक लंगड़े चूहे टन्नो को ये काम सौंपा। टन्नो अपने साथियों के साथ मालिनी के महल पहुंचा। रात को आईना उसके तकिए के नीचे से निकाल लिया और वापस ले आया। चीकू ने वादे के मुताबिक आईना अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने परी को बुलाकर शाही लिबास, खूबसूरत घोड़ा और बड़ी फौज तलब की। कुछ ही देर में वो पूरी शान और शौकत के साथ बादशाह के शहर की तरफ रवाना हुआ। बादशाह ने उसकी शान देखकर अपनी बेटी की शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी। अर्जुन और राजकुमारी कमला की धूमधाम से शादी हुई। आखिर में अर्जुन ने परी को हुक्म दिया कि मालिनी को उसके करतौतों की सज़ा दी जाए। वो इसी लम्हे गायब हो गई। अर्जुन और कमला ने जादू के आईने से दोबारा अपना खूबसूरत महल बनवाया, गरीबों की मदद की, स्कूल और अस्पताल बनवाए और यूं वो दोनों बल्ली रानी के साथ अपने महल में खुशी खुशी रहने लगे। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।